गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 4 अप्रैल। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ये पीडीएफ आपको मिले बिल्कुल मुफ्त में, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको पीडीएफ ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मिल जाएगा। देखिए, पूरा न्यूज़ में यही पूरा आज का मतलब छाया हुआ है। ट्रेड वार को लेकर अमेरिका ने भारत सहित लगभग 60 देशों पे जो है ना रेसिप्रोकल जो है टैरिफ लगाया है। अमेरिका बोलता है कि भारत सहित जो तमाम देश है ना, अमेरिका से बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है, बहुत ज़्यादा शुल्क वसूलता है। तो अमेरिका भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका जो है अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए, अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है। इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे ग्लोबल सिनारियो में, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मेंस की टॉपिक है। और आप लोग को इस पे जो है टॉपिक तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको यहाँ पे प्रो एंड कॉन्स बता दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे नुकसान और फायदे होने वाला है। ठीक है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भारत और अमेरिका का जो है संबंध को लेकर पूछा जाएगा मेंस में, याद रखिएगा। और किन किन सेक्टरों पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको बता दें यहाँ पे जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर वाला इंडस्ट्री हमारा, वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मेडिसिन है वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो प्रोडक्ट बना के हम लोग अमेरिका को यहाँ पे क्या एक्सपोर्ट करते थे ना, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तीनों को ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, और एमएसएमई सेक्टर हो गया, यहाँ पे ऑटो वाला सेक्टर हो गया, मेडिसिन वाला हो गया, और एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उस पर हमारा जो है नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन भारत ने इस पे पता है मतलब बताया है कि जो अमेरिका का जो कदम है ना, बाकी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है, क्योंकि भारत अपने व्यापार के लिए सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत जो है कई देशों के साथ अपना व्यापार करता है, पहला ये। दूसरा क्या है कि जो बाकी जो प्रतिद्वंदी जो जो है ना, जो कॉम्पिटिटर जो कंट्री है भारत के, उसके मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है, क्योंकि अमेरिका ने उस पर जो है ना 27% का टैरिफ लगाया है। बाकी देशों में तो 54 आप देख पा रहे हो, 34 देख रहे हो, 46 देख रहे हो ना यहाँ पे। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कुछ इसमें खास बात यहाँ पे कुछ खास बात तो नहीं है। हाँ, साथ ही आपको बता दें, जो अमेरिका का नई पॉलिसी है उसको लेकर कमेंट मतलब शॉर्ट नोट्स में पूछ सकता है आपसे। तो आपको बता दें, जब भी अमेरिका की नई पॉलिसी नीति के बारे में पूछेगा शॉर्ट कमेंट करने के लिए या टिप्पणी करे, तो आप बता दीजिएगा कि अमेरिका जो है अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए, अपने जो घरेलू उत्पादन उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ना इस तरह के कदम उठाया है, ट्रेड वार वाला। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए, हाँ, छोटा सा नोट्स बना दिया आपके लिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा आप लोग कि व्यापारिक जो संबंध पे जो प्रभाव पड़ेगा ना, भारत और अमेरिका की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे तनाव देखने को मिल सकता है। ठीक है। भारत भी इसके जवाब में जो है रिव्यू कर रहा है कि कहाँ पे हम जो है वसूल करें। अमेरिका ने भारत के कुछ उत्पाद जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम पर उच्च शुल्क लगाया है। और जवाब में भारत ने अमेरिका के आयातित कुछ प्रोडक्ट जैसे कि बादाम, अखरोट हो गया ना, उस पर भी टैरिफ बढ़ाया है। ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। अभी न्यूज में जो है ना वक्फ संशोधन विधेयक काफी न्यूज में चल रहा है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसको लेकर पूरा पक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों बातचीत कर रहा है। पक्ष वाले जो है यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि जो भी आप लोग विवादित मुद्दे उठा रहे हैं कि ये हमारे संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा, लोकतांत्रिक फंडामेंटल राइट को, मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाएगा। जब ये 1995 में जब इस कानून को लाया गया था, तो आप लोग इस तरह के प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे? ठीक है। इस बार ही क्यों? वोट की राजनीति आप लोग क्यों करते हैं? ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट है कि वक्फ संशोधन जो विधेयक है ना, उसमें क्या प्रोविजन किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखे। ठीक है। लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए, इस बार जो विधेयक में क्या है, जो वक्फ बोर्ड है ना, उस पर आरोप लग रहा है ना कि वो प्रॉपर्टी को हड़प लेता है। ठीक है। क्यों हड़प लेता है? क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है। वो जो है ना दावे करते रहता है कि ये वर्क प्रॉपर्टी है। और ठीक है, ये हो गया। साथ में दूसरा क्या आरोप लगता है, इसमें महिला का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब जो वक्फ बोर्ड है ना, उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और थर्ड क्या है कि इसमें गैर मुस्लिम जो इसमें मेंबर नहीं है, ताकि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता इसमें शामिल हो सके। ये सब प्रोविजन नहीं था, लेकिन जो नया बिल आया ना, उसमें ये सब चीजों को, महिलाओं को शामिल करने की बात की गई है। यहाँ पे गैर मुस्लिम समुदाय के मेंबर को इसमें बात किया गया है। एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है जिसमें कि सारे जो विवाद हैं प्रॉपर्टी को लेकर उसमें सॉल्व किया जाएगा। और उसका जो भी निर्णय निकलेगा ट्रिब्यूनल का, उसको 90 दिन के भीतर जो है यहाँ पे हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है। तो ये सब जो प्रोविजन किया गया ना, वक्फ बोर्ड को जो है एक निष्पक्ष, एक पारदर्शिता बनाने वाला बनाया गया है। क्योंकि आए दिन आपने न्यूज में देखा था कि ये कब्र के नाम पे, ठीक है, मस्जिद के नाम पे यहाँ पे जो जमीनों को यहाँ पे हड़प लेता है। और वक्फ बोर्ड में जो है ना लोग
जो भू माफिया लोग हैं, इसका यहाँ पे बहुत लोग फायदा उठाते हैं, सरकार की प्रॉपर्टी को यहाँ पे बेच देते हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये रहा, देखिए इस बार जो विधेयक है वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में, उसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है, मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिया है, ठीक है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करके, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो ना पहले केवल मुस्लिम समुदाय हुआ करते थे इस बोर्ड में, लेकिन अब यहाँ पे 2 गैर मुस्लिम शामिल होंगे, ताकि से ट्रांसपेरेंसी बना रहे। फिर यहाँ पे बोर्ड में सिर्फ सिया लोग होते थे, क्योंकि आप देखोगे मुस्लिम कम्युनिटी में सिया और सुन्नी दोनों हैं, तो यहाँ पे सिया और सुन्नी जो है यहाँ पे होंगे, बोहरा कम्युनिटी होंगे, आगा खानी होंगे, ठीक है, जो मुस्लिम समुदाय के जो पिछड़ा वर्ग है वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इससे क्या एक अच्छा लोकतांत्रिक बन पाएगा, यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी बन पाएगा, यहाँ पे सारे जो है मेंबरों का यहाँ पे प्रतिनिधि देखने को मिल रहा है, महिलाओं को यहाँ पर भी शामिल किया गया, ठीक है। तो साथ ही आपको बता दें, यहाँ पे बोर्ड में कम से कम 2 महिला शामिल सदस्य होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे केंद्र सरकार इस वक्फ बोर्ड को यहाँ पे निगरानी करेगी। देखिए यहाँ पे जो भारत है उस संविधान के अनुसार चलता है, संविधान में जो प्रोविजन है उसके अनुसार चलता है। तो यहाँ पे किसी एक बोर्ड को मनमानी करने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे जो है ना उसको पारदर्शिता के लिए यहाँ पे नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे एक संस्था बनाई गई है, केंद्र सरकार, ठीक है। और यहाँ पे जो है बात किया गया है डिजिटल पंजीकरण। अब वक्फ बोर्ड को अगर अपनी प्रॉपर्टी को दावा करना कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिजिटली रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे, और इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। एक ट्रिब्यूनल का यहाँ पे बनाया गया है, उसमें जो जितने भी विवाद हैं सॉर्ट आउट किए जाएंगे, और वो जो भी निर्णय होगा ट्रिब्यूनल का, उसको 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अपील करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट को लेकर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, अभी आपने देखा ही है कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस है वर्मा, उन पे जो है आरोप लगा कि वो जो है उनके घर में कैश मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपसे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका में, ठीक है, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो आप यहाँ पे बात कीजिएगा, जो अपने जो प्रॉपर्टी को स्वघोषित करने का यहाँ पे जो प्रावधान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि जितने भी जजेस हैं वो अपने प्रॉपर्टी को सार्वजनिक रूप से यहाँ पे बताएं कि कितने प्रॉपर्टी हैं। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा, इससे क्या होगा, न्यायपालिका में विश्वास बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जो हमारी लोकतंत्र है उसमें मजबूती आएगा। तो आपको बता दें, आरटीआई भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है, मतलब सरकार के द्वारा, मतलब न्यायपालिका के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए। तो आप यहाँ पे आरटीआई के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप बात करोगे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बात करोगे, क्योंकि उसके जो फैसले होते हैं, जो सिफारिशें होते हैं ना, उसको पब्लिक डोमेन में लाया जाता है, पब्लिक को बताया जाता है कि क्या फैसले है। 2 हो गया। थर्ड में आप यहाँ पे ई कोर्ट के बारे में, लोक अदालत के बारे में बात करोगे, यहाँ पे एडीआर सिस्टम के बारे में बात करोगे, क्योंकि इससे क्या होता है, न्यायपालिका में लोगों का विश्वास बढ़ता है, जनता का विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो फिर मैं कल भी मैंने डिस्कस किया था पब्लिक अकाउंट कमेटी को लेकर, जो संसद की समिति होती है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए बार बार टॉपिक को पढ़ने से क्या होता है, चीजों को समझने में, चीजों को रिकॉल करने में, और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आपकी जो प्रवृत्ति है ना, वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग 1000 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप उन्हीं टॉपिक को बार बार पढ़ें जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लोक लेख समिति जो है ना, ये संसद की समिति होती है। जैसे कि लोक लेख समिति के बारे में बात करें, 1921 में बना था। इसमें 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। और यहाँ पे जो अध्यक्ष होते हैं ना, परंपरागत रूप से विपक्ष के होते हैं। इनका काम क्या होता है, कैग की रिपोर्ट की समीक्षा करना और सरकार का जो खर्च है ना उसकी जांच करना। एक और कमेटी होता है, एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं इसको, प्राकलन कमेटी बोलते हैं। सबसे बड़ी कमेटी होती है सांसद की, इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष सत्ताधारी लोग होते हैं। और इनका काम क्या होता है, सरकारी खर्चों की अर्थव्यवस्था और दक्षता की जांच करना, वित्तीय सुधार की सिफारिश करना। तो इस छोटा सा नोट्स बना दिया आपके लिए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में, समझने में मजा आ जाए। क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो लाभ होना चाहिए ना, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दिल्ली में जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको लेकर यहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन जो है पूरा मुस्तैद है। वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि दिल्ली की जो हवा है उसको कम किया जाए, उसके जो प्रो एंड कॉन्स है उस पर काम किया जाए। तो आपको बता दें, पर्यावरण, माफ कीजिएगा, जो वायु प्रदूषण है ना, एयर पॉल्यूशन है ना, उसको कम करने के लिए सरकार या जो थिंक टैंक है वहां पे काम कर रही है। क्या क्या कदम उठाया, तो कृत्रिम वर्षा, जिसको आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, इसको इस पे बातचीत किया जा रहा है। ये क्या होता है ना, इसमें क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके वहां पे आर्टिफिशियल तरीके से बारिश किया जाता है, ताकि प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। तो इस पे विचार किया जा रहा है। बहुत सारे स्टेक होल्डर है, जैसे कि आईआईटी इंस्टीट्यूशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, पर्यावरण मिनिस्ट्री हो गया। तो ये तमाम लोग जो है ना, रक्षा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये सब लोग मिलकर यहाँ पे इस पे विचार कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, और इसको रिजॉल्व करने के लिए, कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो
आप यहाँ पे बात कीजिएगा 1981 का वायु और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के बारे में, आप बात कीजिएगा एन कैप के बारे में, यहाँ पर बात कीजिएगा BS6 के बारे में, यहाँ पर बात कीजिएगा सफर के बारे में, यहाँ पर बात कीजिएगा जो पराली जलाने का जो वैकल्पिक तरीका है उस पर बात कीजिएगा, फिर यहाँ पे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात कीजिएगा, फेम स्कीम के बारे में बात कीजिएगा, थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में बात करना है आपको, फिर निर्माण स्तरों पर डस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करना है, पटाखों पे प्रतिबंध, क्रैकर ग्रीन क्रैकर का यूज करने पर यहाँ पे बात कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सारे कदम जो है ना एयर पॉल्यूशन को कम करने की लिए किया गया है। फिर बात करें यहाँ पे डीएनए को लेकर एक टॉपिक आया हुआ है, देखिए अभी ना दिल्ली के हाई कोर्ट जो है एक मामले को सुनवाई कर रहे थे, जो आरोपित थे उन पे जो है ना बलात्कार का यहाँ पे केस चल रहा था, ठीक है, तो उनका डीएनए रिपोर्ट लाया गया, थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे जो है बलात्कार के जो दोषी थे उनका जो डीएनए रिपोर्ट लाया गया था, और डीएनए में जो है ना डीएनए रिपोर्ट का जो यहाँ पे क्या यूज होता है, जो बायोलॉजिकल जो फादर या मदर होता है ना उसको डिसाइड करने में जो है ना एक फैक्टर होता है डीएनए रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि सहमति बना था कि नहीं दोनों पक्ष में, क्योंकि जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी और वो बोला जा रहा था कि ये सहमति से हुआ था, आरोपी की तरफ से बोला जाता कि सहमति से हुआ था ये जो संबंध बने थे, लेकिन कोर्ट ने बोला कि डीएनए से जो है ना सिर्फ बायोलॉजिकल फादर मदर के बारे में पता चलता है, ना कि सहमति के बारे में, इसलिए उनको बरी कर दिया गया जिस पर आरोप लगा था। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे डीएनए का यूजेस, जो रिपोर्ट होता है डीएनए उसका कहाँ पे यूज होता है, छोटा सा नोट्स आपके लिए बना दिए हैं। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। डीएनए से जो है ना जैविक पहचान होता है, बायोलॉजिकल फादर या मदर है कि नहीं उसके बारे में पता चलेगा आपको। यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को के जीन के बारे में आप यहाँ से पता कर सकते हैं। फिर यहाँ इसका उपयोग जो है ना यहाँ पे अपराध की जांच के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, जैसे हत्या बलात्कार में यहाँ पे आप यूज करोगे। डीएनए का यूज जो है ना डीएनए टेस्ट जो है ना अत्यंत सटीक होता है। फिर यहाँ पे गायब या मृत व्यक्ति की पहचान करने में, फिर अनुवांशिक जो रोग है वहां पे यूज कर पाओगे, फॉरेंसिक विज्ञान में इसका यूज होता है। फिर विवादित जो शव होते हैं, जो डेड बॉडी होता है उसको शिनाख्त करने के लिए यहाँ पे यूज होता है। फिर भविष्य में व्यक्तिगत चिकित्सा के लिए यूज होगा। यहाँ पे डीएनए टेक्नोलॉजी का बहुत जगह यूज होता है। आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा ये वाला, ठीक है, इसको हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टकराव की स्थिति। अमेरिका जिस प्रकार ने भारत सहित जो अन्य देशों पे शुल्क लगाया है, इससे ट्रेड वार की जो स्थिति बन गया है, ठीक है, टकराव टकराव की स्थिति बन गया है। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा तो आपको बता दें, भारत जो है ना अमेरिका को $78 बिलियन का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो इस पे असर पड़ेगा, निर्यात पे असर पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा, ठीक है, एमएसएमई जो सेक्टर है हमारा उस पर असर पड़ेगा, रोजगार पे सेक्टर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि बाकी देशों की तुलना में भारत पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट पड़ेगा। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, भारत यहाँ में बोल रहा है कि भारत जो है सिर्फ अमेरिका से ट्रेड नहीं करता है, बाकी देशों के साथ ट्रेड करता है। तो ये जो हमारे नुकसान है इसको कम करने के लिए हम अपने जो साझेदार देश है, जो हमारे नेबर कंट्री है, उनके साथ अपने व्यापार को बढ़ाएंगे। और जो नियोजन है, जो मतलब सेल्फ रिलायंट है, अपना जरूरतों का प्रोडक्शन अब हम भारत में ही खुद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, इस पे काम होगा। साथ ही आपको यहाँ बता दें, हाँ, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना, जो अमेरिका ने जो कदम उठाया है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत या अन्य देश नहीं झेलेंगे, अमेरिका को भी झेलना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट भारत भेजता था सस्ते में और वहां की जो जनता थी यूज करती थी उसका, अब वहां की जनता को वो चीज महंगे में मिलेगा, तो वहां पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा अमेरिका में, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, जहां पर लेखक बताना चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है ना अमेरिका को ज्यादा और बाकी देशों को भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आइए नशे को लेकर। मैंने जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ा और इसमें एक भी अच्छा चीज नहीं लिखा हुआ इस आर्टिकल में, मतलब नशे को लेकर। जो लोग नशे करते हैं, सिर्फ एक चीज को गौर करके कि 20 लाख करोड़ का जो यहाँ पे कारोबार होता है भारत में प्रति वर्ष। इसके अलावा मुझे कुछ भी इस आर्टिकल में नहीं मिला अच्छी बातें जो नशे करते हैं, चाहे वो गुटखा का सेवन करते हो, चाहे शराब का सेवन करते हो, चाहे वो कोकीन, अफीम, ठीक है, ड्रग्स, बहुत सारे नाम होते हैं ना, एक लाइन भी बोलते हैं, यो बोलते हैं, और आपका ब्लैक पाउडर बोलते हैं, व्हाइट पाउडर बोलते हैं यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, गांजा, अफीम, चरस, ये सब जितने भी नाम है ना सिनोनिम से नशे पदार्थ का, ठीक है। स्नो, बोल्डर, ब्लो, क्या क्या नाम है पता नहीं, स्नो करके भी है ना। और जो सूंघने वाला जो जूस होता है, आपने देखा होगा कई जो नशे जो पदार्थ का जो लोग सेवन करते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, पाउडर को जो है इनहेल करते हैं नोज के माध्यम से, तो उसको लाइन बोला जाता है। इस आर्टिकल में आपको यही सब चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरे भारत में जो कारोबार होता है नशे को लेकर 20 लाख करोड़ का होता है,
ठीक है। इस आर्टिकल में युवा, जो हमारे यूथ हैं, उन पे बात किया गया है कि पूरे जो है ना नशे से जो है ग्रस्त होते जा रहे हैं। नशा करने वाले में क्या होता है, हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ जाता है, यौनाचार, लूटपाट, मर्डर, इन तमाम चीज देखने को मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे क्या बात करेंगे, हाँ, नशे करने से क्या होता है, धन की बर्बादी होता है, समय का बर्बादी होता है, सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है। आप देखो आईटी सेक्टर, जो आईटी जो शहर है ना, वहां पर भी नशे का लत जो ना काफी कारोबार बढ़ रहा है। तो बिहार ने पता है ना नशे को लेकर यहाँ पे जो है 2016 में कानून पारित करके वहां पे शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। तो अब बिहार को छोड़कर बाकी राज्यों में देखेंगे तो वहां पे शराब के जो ठेके ना काफी बढ़ रहे हैं। ठीक। और यहाँ पे जो माफिया लोग हैं, शराब माफिया, वो लोग कारोबार को बढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही लचीला बनाए गए हैं, बहुत ही कमजोर बनाए गए हैं, उसको सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। इस कारण से जो माफिया लोग है ना, पैसे के माध्यम से, अपने बल के माध्यम से छूट जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पे जो कंट्रोल करने के लिए, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, नशे को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 लाया गया है सरकार की तरफ से। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 लाया गया है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। तो ये तमाम कानून बने गए हैं, लेकिन ये लचीला है, फ्लेक्सिबल है, इसका जो है सख्ती से यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है। इस कारण से जो कारोबार है ना, 20 लाख करोड़ आपको देखने को मिल रहा है भारत में। ये हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे, ये जो था ना, जो नशा जो था, वो शहरी क्षेत्रों तक था, कस्बों तक था, लेकिन अब ये गांव में पहुंच रहा है। ठीक है, गांव में पहुंच रहा है। वहां पर बच्चे भी आप देखोगे, जिस सोसाइटी में आप और हम लोग रहते हैं, वहां पर आप देखोगे जो बच्चे लोग जो गरीब हैं, ठीक है, वो लोग बच्चों के हाथ में एक रुमाल रहेगा, और एक जो जिसका हम लोग यूज करते हैं ना, व्हाइटनर का, उसका ये लोग सेवन करते हैं। पेट्रोल सूंघते रहेंगे ये लोग नशे के रूप में। ठीक है। तो इस पे जो है शोध करने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि जो कानून बनाए गए हैं उसको अच्छे से लागू करे। इस तरह की अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लास्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो हमारा हमारा देश को बनना है 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है। ठीक। हम तो एक नैस्कॉम है, ठीक है, इसके अनुसार भारत जो है ना 7,000 अरब डॉलर का इकोनॉमी बन जाएगा। उसमें जो जो हमारा आईटी सेक्टर है, जो साइंस एंड टेक है, उसका योगदान 1,000 अरब डॉलर का होगा। तो इस तरह की बातें किया गया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे देश को डेवलप बनना है, हमारे देश को सेल्फ रिलायंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलना होगा। उसके बाद बात करें, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, एफएम है, इन्होंने कहा है दो चीज याद रखिएगा। सबसे पहला 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखा ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ये सहकारी जो कोऑपरेटिव होता है ना, उसको लेकर यहाँ पे प्रोविजन किया गया था, ये याद रखेंगे। पहला नॉमिनी को लेकर अभी जो बिल आया है ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने टिक करके रखा था, बैंकिंग संशोधन विधेयक, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग संशोधन जो विधेयक है 2025 के, इसमें क्या प्रोविजन किया गया, तो नॉमिनी को लेकर यहाँ पे प्रोविजन किया गया है। नॉमिनी जो है ना, 4 नॉमिनी को यहाँ पर रखने का यहाँ प्रोविजन किया गया है, ताकि नॉमिनी क्या होते हैं, जो भी बैंक होल्डर होते हैं, जो अकाउंट होल्डर होते हैं ना, उनके जो पैसे पर जो लीगल अधिकार देता है वो नॉमिनी को देता है। ठीक है। क्योंकि आज नहीं तो कल आदमी को जो है, आदमी जो जन्म लेते हैं उनको मृत्यु भी होना ही है। ठीक है। भगवान न करे ऐसा हो कभी, लेकिन इसके लिए जो सरकार जो है नॉमिनी का प्रोविजन करती है, ताकि उनके जो पैसे हैं उस पर जो लीगल अधिकार हो वो नॉमिनी को मिले। ठीक है। तो यहाँ पे बैंकिंग संशोधन विधेयक को इस तरह के प्रोविजन किया गया। और क्या है, जो पीपीएफ होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जिसके पैसे होते हैं, उससे पैसे निकालना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो कैंसल जो चेक या पासबुक को जमा करने का जो प्रोविजन था उसको हटा दिया गया है। ठीक है। और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूएएन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, हाँ, ये देखिए यहाँ पे अभी बीमस्टेक का सम्मेलन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, थाईलैंड में हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना। तो यहाँ पे बिम्स्टेक में जो है थाईलैंड और भारत के रिलेशन प्रगाढ़ हो, मजबूत हो, इस पे जो बातचीत चल रहा है। किन किन सेक्टर पे बात चल रहा है, सांस्कृतिक के क्षेत्र में चल रहा है, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में चल रहा है, एमएसएमई सेक्टर के बारे में, फिर एक्ट ईस्ट नीति के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है। भारत आसियान जो है अपने एकता को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है, इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। और ठीक है, तो इन तमाम सेक्टरों पे भारत और थाईलैंड यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। और थाईलैंड के जो वहाँ के प्रमुख है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट दी है त्रिपिटक। आपको पता है त्रिपिटक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ चीज है त्रिपिटक में, जो है ना, इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके नियम
और जो अनुशासन होता है उसके बारे में, साथ ही जो उपदेश हो गया उनके बारे में इसमें चीज में लिखा गया है। त्रिपिटक क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिपिटक जो शब्द है ना किस चीज से जुड़ा हो गया? पहला ऑप्शन पता क्या देखा? जैन धर्म। तो जैन धर्म से नहीं बल्कि बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, इसको याद रखिएगा। इसको लेकर शॉर्ट नोट्स हम बना दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं इन पे। ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, या इनको विदेश मंत्री भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इन्होंने जो है अमेरिका का जो कदम है टैरिफ को लेकर, उन्होंने कहा कि अब पूरा दुनिया जो है ना को हम लोग देख पा रहे हैं कि 100 जो है ना, यहाँ पर देखिए वर्ड यूज किया गया, 100 सहायता से गुजर रहा है। मतलब 100 सहायता मतलब अपनी जरूरतों के लिए खुद जो है ना सक्षम हो रहे हैं। जैसे अमेरिका ने जो कदम उठाया, बोल रहा है अमेरिका कि हम अपने ट्रेड व्यापार को जो है बैलेंस करने के लिए, अपने इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कदम उठा रहे हैं। तो पूरा दुनिया इस चीज से गुजर रहा है, तो भारत को भी इस दिशा में बढ़ना होगा, ठीक है। भारत को भी अपने ऊर्जा के लिए, अपने संसाधन के लिए, अपने एनर्जी हो गया, सप्लाई चेन के लिए, उर्वरक के लिए, टीके के लिए, सब तरफ जो है ना खुद डिपेंडेंट होना होगा भारत को। क्लियर है? ये चीज देखने को मिला आपको। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे जितने भी मेंबर है, 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक में, और सातों के जो प्रमुख है भारत के प्रधानमंत्री, अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत होगा। जैसे कि बांग्लादेश के साथ अभी जो है यहाँ पे होगा, क्यों? क्योंकि शेख हसीना वहां से जो है अपदस्थ कर दी गई, मतलब उनको पद से हटा दिया गया, उस मुद्दे को लेकर बातचीत होगा। फिर वहां पे बांग्लादेश के साथ जो है चाइना के साथ, चाइना के जो प्रमुख है और बांग्लादेश के प्रमुख है, दोनों मीटिंग किए थे और भारत के जो क्षेत्रों पे टिप्पणी किए थे, इसको लेकर भी नाराजगी है, उस चीज पे भी बातचीत चलेगा। आपने म्यांमार में देखा कि वहां पे भूकंप आया हुआ है, उसको सहायता के लिए भारत और म्यांमार वहां पे बातचीत करेगा। नेपाल को भी लेकर आपको बता दें, भारत और नेपाल जो द्विपक्षीय यहाँ पे बातचीत होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां पे जो राजशाही है नेपाल में, उसके समर्थन में विरोध चल रहा है वहां पे, तो उसको लेकर भी बातचीत होगा। तो यह तमाम चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और मुझे इस टॉपिक में कुछ खास नहीं नजर आया। ये देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में इतना बार पूछा गया है ना कि आप यकीन कीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी में, वो नेपाल में। अब ये फैक्ट को याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इनका असली नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनका बचपन का नाम। और ये शाक्य वंश से जुड़े हुए थे। 29 वर्ष की उम्र में जो है ना गृह त्याग कर दिए थे। इनको पीपल के वृक्ष के नीचे बौद्ध गया, ठीक है, वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तब से वो बुद्ध कहलाने लगे। और इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया: दुख, कारण, निवारण, मार्ग। उन्होंने मध्यम मार्ग और अहिंसा पे जोर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध और गांधी जी के जो है उपदेशों में क्या कॉमन मिलता है? तो अहिंसा को लेकर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। उनका कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये तमाम फैक्ट को याद रखिए, बहुत बार रिपीट करता है। उसके बाद मुझे कुछ खास नजर नहीं आया, ठीक है। तो आप पीडीएफ चाहते हैं, लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।